Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the power of the lens and prism. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है और इसके बाद हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। P इक्वल टू 1/f और फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं और इसके मात्रक बन जाएंगे मीटर इनवर्स या इसी को डायोप्टर बोलते हैं और D से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यानी 1 डायोप्टर जो होता है प्रति मीटर के बराबर होता है। तो देखिएगा ये क्षमता है और इससे हम +1D का मान निकालेंगे और -1D का मान निकालेंगे। तो +1D क्या होगा? देखिएगा P इक्वल टू 1/f होता है मीटर में। तो अगर 1/1 मीटर हो तो ये 1 आएगा D। यानी एक ऐसा, देखिए फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस की। तो एक ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस उत्तल लेंस की क्षमता +1D होगी, यानी +1 डायोप्टर होगी। इसी तरीके से -1D देखें तो P इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, यानी फोकस दूरी -1 मीटर अगर आ जाए तो -1D आएगी। और माइनस किसी की फोकस दूरी होती है? अवतल लेंस की। तो ध्यान दीजिएगा एक ऐसा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उस अवतल लेंस की क्षमता -1 डायोप्टर होगी। तो ये है +1D और -1D की डेफिनेशन। और इसी से अगर हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालते हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P1 + P2 + P3 + P4 + डॉट डॉट। और ध्यान दीजिएगा कि इनकी क्षमताएं जो हैं वो चिन्ह सहित उपयोग करेंगे। अभी हमने ऐसे ही रख दिया। जब इनके मान उत्तल या अवतल जैसे उपयोग किए जाएं, जैसे हम मान लेते हैं कि एक ये उत्तल लेंस, दूसरा ये अवतल लेंस, तीसरा ये, ऐसे मिला दिए तो ये इसकी क्षमता जो होगी P1 मान लेते हैं कि +P है, इसकी जो क्षमता है P2 इक्वल टू -P डैश है। इसी तरीके से ये P3 है तो इसकी क्षमता P डबल ट्रिपल डैश मान लेते हैं। तो ऐसे ये क्षमताएं मिलेंगी। तो देखिएगा P टोटल जो हो जाएगी P1 + P2 + P3 यानी P डैश +-P डबल डैश +P ट्रिपल डैश, ऐसे मान आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा इनकी क्षमताएं चिन्ह सहित उपयोग करेंगे और ऐसे हम किसी संयुक्त लेंस की क्षमता का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या है? 2 अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जैसे कांच को प्रिज्म कहते हैं। ये इस तरीके से होता है। ये भी अपवर्तक सतह है और ये भी अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह और ये अपवर्तक सतह, ये आधार होता है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण भी बोला जाता है। तो प्रिज्म क्या है? 2 अपवर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शी कांच प्रिज्म कहलाता है और इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बने हुए कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। इससे देखते हैं अब हम कि इस प्रिज्म में स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कैसे होता है। वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। तो ये कोई प्रिज्म है। देखिएगा जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है, श्वेत
प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये निर्गत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने में से? 7 में से। ऐसे ये 7 रंगों में टूट जाती है। ये तो सबसे आगे रेड होती है, बीच में येलो और सबसे पीछे वायलेट। यानी ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है VIBYGOR। देखिए ये याद करने के लिए तो हम विबिग्योर याद कर लेते हैं, VIBGYOR विबिग्योर, लेकिन वास्तव में होता है विबियगोर या विबियजोर, क्योंकि माध्य रंग हमेशा पीला होता है, माध्य रंग हरा नहीं होता। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मध्य में से 3 रंग इधर 3 रंग इधर, मध्य में पीला रंग ही होना चाहिए। तो याद करने के लिए ठीक है कि आप विबिग्योर याद कर सकते हैं, आज अच्छा लगता है, याद भी हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में जो रिलेशन होगा वो विबियगोर के संबंध से ही बनेगा। तो ये विबियगोर क्या होगा देखिएगा, हम यहाँ पर फिलहाल सबसे आगे लाल है और सबसे पीछे बैंगनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वर्णक्रम क्या है कि जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो निर्गत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें लाल रंग की किरण सबसे आगे, बैंगनी रंग की किरण सबसे पीछे होती है। तो ये विबियजोर का सिस्टम हो जाएगा। ये हो जाएगा येलो यानी पीला, वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, और ब्लू नीला। ये हो जाएगा ग्रीन यानी हरा, ऑरेंज संतरा या नारंगी कलर हो जाएगा, और ये रेड है यानी लाल। तो इस तरीके से ये 7 रंगों का एक क्रम, वर्ण क्रम है जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें संबंध कैसे होते हैं। तो देखिएगा कि फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो है वो समानुपाती होती है तरंग दैर्घ्य के, समानुपाती होती है चाल के, और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक के। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस दूरी लाल रंग की है और सबसे कम फोकस दूरी बैंगनी की है। तो इन 3 का क्रम तो एक ही तरह होगा। अगर हम फोकस दूरी का देखें तो FR ये है VIBYGOR, इसके सीक्वेंस से देखें तो FO ग्रेटर FY, FG ग्रेटर FY ग्रेटर FB ग्रेटर FI ग्रेटर FB। बाकी सारे रंग इनके बीच में आते हैं, FR ग्रेटर ग्रेटर FV। तो इसी तरीके से हम तरंग दैर्घ्य के लिखें तो लैम्डा R ग्रेटर ग्रेटर लैम्डा V, इसी तरीके से VR ग्रेटर ग्रेटर VB हो जाएगा। लेकिन अपवर्तनांक का संबंध इनका उल्टा हो जाएगा, यानी म्यू R लेस 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 म्यू V। तो ऐसे ये संबंध इन सब के लिए प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसे संबंध स्पेक्ट्रम के लिए प्राप्त होंगे। चलिए अब इसी के साथ हम देखते हैं कि विचलन कोण क्या होता है प्रिज्म में। तो विचलन कोण, तो ये है प्रिज्म। जब किसी प्रिज्म में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? विचलन कोण। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतित किरण को आगे की ओर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर बने झुकाव कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है डेल्टा m = μ - 1 × a
एक प्रिज्म कोण होता है और म्यू अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ देखते हैं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ये है कि जब किसी प्रिज्म में कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात लाल और बैंगनी रंग की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बने झुकाव कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिएगा, ये लाल और बैंगनी रंग की किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं पर काटेंगे, तो जहां काटेंगे वहां पर बना हुआ कोण कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बैंगनी व लाल रंग की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर बने झुकाव कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, देखिएगा, इसको हम आगे बढ़ा दें तो वो बैंगनी के साथ बना हुआ कोण जो होगा डेल्टा वी होगा और लाल के साथ बना हुआ कोण डेल्टा आर होगा। तो ये जो गैप है थीटा, डेल्टा वी और डेल्टा आर का गैप है, क्योंकि डेल्टा वी का मान डेल्टा आर से बड़ा होगा। और ये मान आ जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये सूत्र आता है, ये है और ये, ठीक है ना। इसी तरीके से वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो इन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा तथा माध्य रंग यानी पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहते हैं। यानी थीटा का मान देखिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर था, तो ओमेगा हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, या सब के मान रख देंगे इस सूत्र से, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, तो ये आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ये सूत्र आ जाएगा। और कहीं पर भी जब म्यू आई ज्ञात करना हो म्यू वाई, तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू माध्यमान होता है। चाहे फोकस दूरी ज्ञात करना हो पीले रंग की, तो एफ वी प्लस एफ आर बाई टू इसी तरीके से ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। इसी के साथ आइए हम ये भी डिस्कस कर लें कि आई डेल्टा वक्र क्या होता है। तो देखिएगा कि जब किसी प्रिज्म में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये जो PQ रेखा है BC के समांतर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विचलन का केवल एक और एक ही मान होता है, अर्थात विचलन कोण एक यूनिक मान है, मापांक मान है, अर्थात विचलन का केवल एक और एक ही मान प्राप्त होता है। और ऐसा तभी होगा जब ये समांतर होगी। अगर देखिए ऐसी किरण जा रही है और ऐसे निकल जा रही है, एक बार हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे गई यहाँ पर झुकी और ऐसे मुड़ी, तो जब ये इधर से आएगी तो ऐसे मुड़ेगी, ऐसे जाएगी, तो विचलन के दोनों स्थितियों में मान बदल जाएंगे। जबकि ये दोनों अपवर्तक सतहें थी समान है तो समान ही होंगी, तो विचलन का भी मान एक ही प्राप्त होगा। न्यूनतम विचलन का मान यूनिक होगा, मापांक मान होगा और एक ही होगा। अतः जब ऐसा होगा तो देखिएगा इनके जो कोण हैं I1 I2 ये बराबर होंगे और इनके जो अपवर्तन कोण हैं R1 R2 वो भी बराबर होंगे। तो PQ समांतर BC होता है। ऐसा इसलिए होता है कि विचलन का केवल एक और एक ही मान प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विचलन एक मापांक मान है, और ऐसा होगा तो I1 I2 बराबर होंगे तथा R1 R2 आपस में बराबर होंगे और विचलन का केवल एक ही मान प्राप्त होगा। तो जब आई डेल्टा वक्र खींचेंगे तो इसका ग्राफ जो आता है इस प्रकार का प्राप्त होता है, जहां डेल्टा का केवल एक ही न्यूनतम मान प्राप्त होता है और उस स्थिति पर I1 I2 बराबर होंगे और R1 R2 बराबर होंगे। तो ये इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है।
जब हम आई डेल्टा वक्र खींचते हैं, ठीक है ना।